तो स्वागत है आपका गुरुकुल आश्रम के ऑनलाइन क्लासेस में, जो यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे हम लोग जुड़े हैं। मैं इस साल ही इस प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन किया हूँ। वैसे हम इसके पहले हम लोग ऑफलाइन क्लासेस लेते थे और वहाँ अभी भी क्लासेस चलती हैं ऑफलाइन। हर कोई गरीब छात्र है आपके आसपास में, और हमारे आसपास में भोकरा भिट्टी हमारा गाँव है, इसके आसपास में कोई बच्चा है जो आर्थिक स्थिति से बहुत कमज़ोर है, कोई छात्र छात्रा, तो आप फ्री ऑफलाइन क्लासेस यहाँ आप कर सकते हैं। आपसे कोई चार्ज नहीं लिए जाएंगे और आपको बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलेगा। तो चलिए, हमने काव्य देखिए, मैंने आपको बोला क्या था कि जो गद्यखंड सीरीज है कहानी, इसको आप एक बार पढ़ते जाएंगे, आपको पढ़ने पे ही इसका 80% 90% आप क्लियर कर लेंगे अब इसके सारे प्रश्न को और ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। लेकिन जो काव्यखंड सीरीज होती है, इसका भावार्थ जानना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए हमने पहले इसको मुश्किल वाला चैप्टर को चुना था। ये हम अगर कर लेंगे, समय बचता है एग्जाम से पहले, तो हम लोग इसका भी एक बार देखेंगे। ऐसे में ऑफलाइन क्लास में पढ़ चुके हैं, इसलिए ये आसान होता है, आप कर लेंगे खुद से। समय बचेगा तो मैं इसको एक बार 1 शॉट रिवीजन करा दूंगा। लेकिन फिलहाल हम लोग देखिए, गुरु नानक वाला पढ़ लिए थे। इसमें दो समय थे, राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, और उनका दूसरा था जो नर दुख में दुखी नहीं माने, और ये रसखान का भी और घनानंद का भी। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेम घन जो लेखक हैं, इनके स्वदेशी चैप्टर जो शीर्षक जिन्होंने लिखा है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए जल्दी शुरू करते हैं वीडियो को। मैं आपसे बता दूं, जो लोग नए हैं वीडियो को एक बार पूरा देखिएगा, क्योंकि अंत में हम ऑब्जेक्टिव करेंगे, और जो ऑब्जेक्टिव करेंगे वही आपके 2022 के क्वेश्चन में रहेंगे। और आपको मैं याद दिला दूं कि आपको ऑब्जेक्टिव याद नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आप वीडियो देख लीजिए और एग्जाम में आप फर्स्ट डिवीजन ऐसे ही ला देंगे। लेकिन मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो आप थोड़ा चाहते हैं ग्रेसफुल मार्क्स, आप 400 प्लस जाएँ, 400 प्लस 450 स्कोर करें, उन लोगों के लिए थोड़ा ये चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ना जरूरी है। फर्स्ट डिवीजन तो सिर्फ आप मेरा वीडियो देख लीजिए, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट डिवीजन आप यहाँ से ले लेंगे सिर्फ ऑब्जेक्टिव से। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आप थोड़ा अच्छा स्कोर करिए, अभी समय है आपके पास, बहुत अच्छा मौका है, इसको हाथ से ना निकलने दीजिए। शुरू करते हैं इसका हम काव्यखंड का चौथा चैप्टर। तो ये जो हमारा स्वदेशी शीर्षक है, जिसे लिखा है हमारे प्रेमघन ने, लेकिन इनका पूरा नाम जानते हैं। इनका पूरा नाम क्या है, पहले एक नज़र इनके हम लोग जीवनी पर देखते हैं, लेखक परिचय कर लेते हैं। बद्री नारायण चौधरी, और इनका पूरा जो कोई पूछेगा इनका पूरा नाम क्या है, प्रेमघन। यानी इनका 2 नाम था, एक प्रेमघन नाम से जानते थे और बद्री नारायण चौधरी। तो उपनाम और नाम दोनों याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं आपके प्रश्न में एग्जाम के दृष्टि से। चलिए पढ़ते हैं थोड़ी जल्दी में। प्रेम जी भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि थे। पूछेगा कि प्रेमघन किस युग के कवि हैं, तो भारतेंदु युग याद रखिएगा, ठीक है ना। आपको याद हो गया कि प्रेम जी किस युग के कवि हैं, तो भारतेंदु युग के। उनका डेट ऑफ बर्थ याद रखिएगा आप, मिर्जापुर के 1855 में हुआ था। और फिर उनका आप निधन भी याद कर लेंगे 1922 में। मैं पढ़ते जा रहा हूँ, अब पढ़ते हैं उसके आगे कि ये काव्यखंड लिखा है कि ये वे काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रेमघन किसको आदर्श मानते थे, तो भारतेंदु युग के कवि है ही थे। किस कारण से, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे, इसीलिए इनको भारतेंदु युग का कवि कहा जाता है। वे निहायत कलात्मक एवं अलंकृत गद्य लिखते थे। उन्होंने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया, ठीक है। 1874 ईस्वी में उन्होंने मिर्जापुर में रसिक समाज की स्थापना की। इसको आप थोड़ा याद रखेंगे, ये मुझे पॉइंट थोड़ा अच्छा लगता है कि अभी कभी आपसे पूछ लिया जाए कि वे किस समाज की स्थापना की, तो रसिक समाज की स्थापना की, ठीक है ना। इसको हम लोग एग्जाम की दृष्टि से याद रखेंगे। उन्होंने आनंद कदम्बिनी मासिक पत्रिका तथा नगरी निरद नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन किया। इन्होंने 2 चीज़ लिखा था, एक मासिक पत्रिका जो 1 माह की मंथली होती है, और एक साप्ताहिक यानी जो वीकली निकलती है, सप्ताह में एक, पूरा मास में एक बार और एक सप्ताह में एक बार, दोनों चीज़ उन्होंने संपादन किया था। वे साहित्य सम्मेलन के कलकत्ता अधिवेशन के सभापति भी रहे। किस सभापति के अधिवेशन में, तो साहित्य सम्मेलन के अधिवेशन में सभापति रहे हैं। उनकी रचनाएं याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेम सर्वस्व पूछेगा कि उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं क्या थी, तो प्रेम सर्वस्व। एक क्वेश्चन ये पूछता है कि जो इनकी कविता है, घराने की जो कविता है, किस पुस्तक से ली गई है, तो प्रेम सर्वस्व से, ठीक है ना, इससे ली गई है। ये इतना क्वेश्चन आपसे बनते हैं। प्रेमघन जी निबंधकार, नाटककार, कवि एवं समीक्षक थे। भारत सौभाग्य, प्रयाग थी, रमागमन उनके प्रसिद्ध नाटक हैं। ये नाटक भी लिखे थे, निबंधकार भी थे, ठीक है।
अब यहाँ से आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा, इसमें ज़्यादा कुछ अब नहीं है जो यहाँ से पूछे जाते हैं प्रश्न। यहाँ से जो मन था आप खाली याद रखेंगे, प्रेम सर्वस्व से संकलित है। प्रेम घन के जो दोहे हैं, टोटल 10 दोहा पढ़ेंगे इसमें हम। कितने? 10 दोहे कहाँ से संकलित हैं? तो प्रेम सर्वस्व से, ठीक है ना। चलो अब इसका कविता का हम जल्दी से शुरू करते हैं। देखिए पहले क्या था, थोड़ा आप भी समझ गए होंगे कि अंबानी जी हम लोग पर कितना मेहरबान है। पहले 2 सिम पे मेरा रिचार्ज चल रहा था, तो मैं दोनों में 2-2 GB मिलता था, तो मैं वीडियो 2-2 अपलोड करता था। अब मजबूरी है, एक का रिचार्ज ख़त्म हो गया, एक का ख़त्म होने वाला है, और रिचार्ज इतना हाई ऊंचा हो गया है कि समझिए कि 2-2 सिम पे रिचार्ज करके रखना कितना भारी जाएगा। और 2 सिम पे रिचार्ज नहीं करूँगा तो समझिए कि मैं आपको 2 वीडियो नहीं दे पाऊँगा। सिलेबस भी ख़त्म करना है, तो आपके लिए कुछ खर्चा करना पड़े तो अब मुझे करना ही पड़ेगा। लेकिन इसके लिए आप थोड़ा सपोर्ट हमें कीजिए, आप चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगर आने वाला फ्यूचर में कुछ हमें भी फ़ायदा मिले यूट्यूब से, तो मैं वो गरीबों में बांट दूँ या आप में कुछ कर दूँ। मुझे जीवन में कुछ करना नहीं है, क्योंकि हम लोग का जीवन का मुख्य अंतिम लक्ष्य क्या होता है? शमशान ही है, जाना है, मर जाना है। लेकिन उससे पहले कुछ अच्छा कर्म कर लें, इससे बड़ी उपलब्धि हम लोग के लिए नहीं होगी, चाहे आप हो या हम लोग का मकसद यही होना चाहिए। तो मैं भी चाहता हूँ अपने जीवन में कुछ कर लूँ कि आने वाले जो कुछ पीढ़ियाँ हों हमें याद रखें, और आपको भी याद रखें। इसके लिए करना है, तो मुझे कुछ ज़्यादा लालच नहीं है। मुझे सिर्फ लालच आपसे है कि आप कुछ अच्छा बन जाए, कि आप हमें याद करें कभी जब आपकी जीवन में जरूरत पड़े। चलिए यहाँ से कुछ शॉर्ट एक बार मैं लिख दिया हूँ हाई थी स्क्रीन पे, इसको आप देख लेंगे कि बद्रीनाथ चौधरी, उनका पूरा नाम है प्रेमघन का, भारत हिंदू के महत्वपूर्ण कवि हैं। जन्म 1855 मिर्ज़ापुर में, मृत्यु 1922 में, ठीक है ना। इसको हम याद रखेंगे। अब चलिए इसके जो प्रश्न हैं स्वदेशी, इसमें 10 दोहे हैं, सब दोहे का अर्थ जानते हैं। लिखे कि सब विदेशी वस्तु नर गति रीति लिखत लिखात, भारतीयता कछु न अब भारत मदरसात। कवि इस पंक्ति में बता रहे हैं कि भारतीयता थी, इस पंक्ति में बताना चाहते हैं देश के सभी, बता रहे हैं कि देश के सभी लोग क्या हो गए हैं? विदेशी हो गए हैं। नर मतलब क्या होता है? लोग, यानी वही पुरुष नर्मदा। तो नर से अर्थ है कि सभी जो पुरुष हैं, जो सभी लोग हैं भारत के, वो क्या हो गए हैं? विदेशी हो गए हैं। किससे विदेशी हो गए हैं? रीति से। देखिए पढ़े लिखे ना, गति, रीति, रति, रित, लिखात, सब चीज़ से, लिखाव से, मतलब लिखावट से, रीति से, स्वभाव से क्या मालूम पड़ रहे हैं? विदेशी मालूम पड़ रहे हैं। भारतीयता कछु न अब भारतीयता कुछ नहीं है उन लोग के आगे, अब उन लोग में भारतीयता दिखाई नहीं पड़ती है। आपसे एक प्रश्न पूछता है कि कवि को अब क्या दिखाई नहीं दे रहा है, भारत में क्या दिखाई नहीं दे रहा है, तो याद रखिएगा भारतीयता दिखाई नहीं दे रहा है, ऑब्जेक्टिव के लिए। दूसरा इसका आप ऐसे स्क्रीन पर लिख लेंगे, ठीक है ना। मैं आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ वीडियो को, आप इसका मेन भावार्थ तो ये है यहाँ से ले यहाँ तक, लेकिन अब जब भी प्रसंग व्याख्या करेंगे तो पूरा लिखेंगे कि ये पंक्ति किसके द्वारा संकलित है, ठीक है ना। इसको चलिए दूसरा पढ़ते हैं, मैं नोट से ही पढ़ा देता हूँ अपने। मनुज भारती देखी को सकत नहीं पहचाना, मुस्लिम हिंदू किधऊ के है ये क्रिस्तान मतलब क्रिश्चियन। अब बता रहे हैं कि सिर्फ ये एक नर को नहीं, सभी जाति के बारे में बता रहे हैं कि आज भारत के लोगों को देखकर सकत नहीं पहचान नहीं सकते हैं आप। ऐसा हाव भाव हम लोग का हो गया है, विदेशी पहनावा, विदेशी बोलचाल, विदेशी भाषाएं, कि अब पहचानना मुश्किल हो गया कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन ईसाई है, कोई पहचान में नहीं आ रहा है। पहले के पहनावे से मालूम पड़ जाता था कि हम भारतीय हैं, भारतीय में हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं। हमारे रहन सहन से ही हम लोग वस्त्र से ही मालूम चलता है। तीसरा दोहा है इनका, पढ़ते हैं। पढ़ी विद्या, यहाँ बहुत सारे प्रश्न हैं, सब्जेक्टिव पूछते हैं कि पढ़ी विद्या परदेश की, तो बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन परदेश की गई, इन्हीं अति भाई मतलब अच्छा भाता है, नहीं बोलते हमको बहुत भाता है। तो पढ़ते हैं कि अगर विद्या पढ़ेंगे परदेश की तो बुद्धि कैसी होगी? विदेशी ना होगी। क्वेश्चन पूछता है कि प्रदेश की विद्या पढ़ने से आप भारतीयों की बुद्धि कैसी हो गई है? तो बोलिएगा कि विदेशी हो गई है। क्या हो गई है? विदेशी। इसी को आप लिख देंगे यहाँ तक। ये चौथा का है, यहाँ से चौथा का है, आप लिख देंगे अब विदेशी चाल चलन भाने लगी है। तीसरा का भावार्थ हो गया, तीसरा दोहे का। चलो चौथा दोहा पढ़ते हैं बुक से। चौथा दोहा, ये नंबर देखिए, आपके एग्जाम से मैं एक बार दिला दूँ याद, कि आपको याद रखना है। एग्जाम में से प्रसंग व्याख्या करने के लिए पूछ लिए जाते हैं। ये भाई साफ हो जा रहे थोड़ा। चलिए 2 नंबर, 6 नंबर और 10 नंबर,
ये 3 ही पंक्ति आपको याद रखना है सप्रसंग व्याख्या के लिए। बाकी मैं सबको इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। चौथा पढ़िए क्या लिखा है, ठठे विदेश ठाठ। आज ही इस चैप्टर को हम लोगों ने ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ा था। मैं पहले ऑनलाइन में डाल देता हूँ, फिर ऑफलाइन। मैं देखिए आप ऑनलाइन वाले के लिए सबसे ज़्यादा सोचता हूँ, पहले आप लोगों के लिए पढ़ाता हूँ, फिर ऑफलाइन में होता है। लेकिन कल डाटा नहीं बचा, इसके लिए कल वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था, तो आज पहले ऑफलाइन क्लास हो चुका है इसका, आज ऑनलाइन में डाल रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं ऑनलाइन ही डालता हूँ। ऑब्जेक्टिव सेशन भी आपका जो मैं करा दिया हूँ 18 तक, भी मैं ऑफलाइन में, आज हम लोग 2016 का ही डिस्कशन कर रहे थे अपने मेरे जो गुरुकुल कोचिंग है हमारा है भोकुरा में। अभी हम लोग 17-18 तक ऑनलाइन में पढ़े, तो फ़ायदा उठाइए। आपको 18 तक वीडियो अपलोड कर दिया हूँ मैथ का। समय मिलता है तो मैं अब सेकंड शिफ्ट का भी करूँगा जल्दी से जल्दी। थोड़ा डाटा का मजबूरी है, इसको अब थोड़ा मान के चलिएगा। तो चौथा में बोला है कि ठठे विदेशी ठाठ सब बनियो देश विदेश, सपने हूँ जिनमें न कहूँ भारतीयता लेस। बोले कि सब जो यहाँ का ठाठ बात है, सब क्या बन गया है, विदेश बन गया है। क्या बन गया है, कहता है कि लोग के जो विदेशी, यहाँ के जो लोग हैं विदेशी ठाठ बाट से रहने लगे हैं। कैसे रहने लगे हैं, नहीं बोला जिसमें गांव के लोग गांव के ठाठ बाट से रहते थे, शहर के लोग शहर जैसा। तो बोला कि वैसा नहीं, अब यहाँ के लोग जो हैं ठाठ बाट से रहने लगे हैं, अपना देश विदेश बन गया है। क्या बन गया है, बोले हैं कि बनियो देश विदेश, बनियो देश विदेश। जो अपना देश है क्या बन गया है, देश विदेश बन गया भाई। अब भारत भारत नहीं रहा। फिर बोले हैं कि सपने हूँ जिनमें न कहूँ भारतीयता लेस। लेस मतलब बिल्कुल कुछ नहीं। कह रहे हैं कि कहीं भी ना मात्र को सपनों में भी, मतलब सपने में भी नहीं लग रहा है ऐसे कि मतलब कहीं ना मात्र से लग रहा है कि भारत में भारतीयता है, यानी भारत में भारतीयता ना मात्र के दिखाई पड़ रही है। ठीक है ना, इसका भावार्थ इतना लिखना है। आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे यहाँ से, देखिए मैं 4 लिखा हूँ ना, आप यहाँ से लिखेंगे लोग विदेशी ठाठ बाट से रहने लगे हैं। तो इसको मैं साफ़ कर दूँ, चलिए देखिए यहाँ तक लिख दीजिएगा कि भारतीयता दिखाई नहीं पड़ रही है। कहाँ से, जहाँ से 4 लिखा हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दीजिएगा। इसका चौथा का जो भावार्थ है। चलिए 5वां दोहा पढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने लिख लिया होगा। ये भावार्थ 5वां पूछे नहीं जाते हैं, इसका मतलब है नहीं कि नहीं पढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन आंसर के लिए पढ़ेंगे, सब्जेक्टिव के लिए और ऑब्जेक्टिव के लिए। बाकी तो ये जो मैं टिक लगा दिया हूँ यहीं से पूछेगा। बोलिए सकत हिंदी नहीं, देखिए क्या कितनी गहराई में बोले हैं प्रेमघन कि बोली सकत नहीं हिंदी, अब मिली हिंदू लोग अंग्रेजी भाखन करत। भाखन मतलब होता है भाषण करत, अंग्रेजी में नहीं भाषण करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हाय, हेलो खूब करते हैं हम लोग। लेकिन हम लोग अपना सभ्यता संस्कृति भूल गए। पहले के लोग राम राम, सुप्रभातम, राधे राधे, कृष्ण कृष्ण, वालेकुम सलाम, इस तरह मतलब हम लोग का होता था। लेकिन आज सब लोग हिंदू मुस्लिम जो भी है सब लोग अंग्रेजी अच्छा लगता है। हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग हम नहीं बोल रहे हैं। ये सब जो बोल चाल हमारा कैसा बन गया, विदेशी हम लोग बन गए हैं, और व्हाट्सएप में तो और ज़्यादा। तो 5वां बोले कि 5वां लाइन में बता रहे हैं कि प्रेमघन कि मतलब अब तो हिंदू लोग भी हिंदी नहीं बोलते, नहीं बोले कि बोली सकत नहीं हिंदी नहीं, अब मिली हिंदू लोग। अब हिंदू लोग भी कहाँ मिल रहे हैं हिंदी बोलने वाले भाई, नहीं है। वे लोग अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं, अंग्रेजी भी में भाषण देते हैं, अंग्रेजी भाषण का इस्तेमाल करते हैं, अंग्रेजी उनको भाती है। ठीक है ना, भाती है, भले हाँ यही से लिखें, अंग्रेजी में भाषण देते हैं, अंग्रेजी उपभोग मतलब यूज करते हैं। हम लोग भी हाय हेलो का इस मतलब यूज बहुत करते हैं। छठा जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, यहाँ से एक लिख देगा आपसे अंग्रेजी, यहाँ से लेकर लिख देगा यहाँ तक, बोलेगा इसका भावार्थ स्पष्ट कीजिए। तो पहले तो आपको याद होना चाहिए कि पंक्ति कहाँ से है, तो हमारे स्वदेशी शीर्षक से है, जिसके रचनाकार कौन है, लेखककार कौन है, सबको याद होना चाहिए। उनका जिक्र करके फिर आप लिखेंगे क्या, इसमें लिखेंगे अंग्रेजी वाहन यानी अंग्रेजी गाड़ी, अंग्रेजी वाहन, अंग्रेजी कपड़े। पढ़ते जाइए, मैं सबको बता रहा हूँ। वसन मतलब कपड़ा होता है, कपड़ा का पर्यायवाची क्या होता है, वसन। बेस मतलब रहन सहन जो हमारा ऊपर से। रीति नीति, रीति रिवाज, नीति यहाँ के भी क्या है, अंग्रेजी अच्छी लगने लगी है, अंग्रेजी रुचि, सब अंग्रेजी अच्छा लगता है। गृह सकल बेसु देश विपरीत, यहाँ के जो घर है हमारा सकल है, सब क्या है, सब देश के विपरीत है। क्या हो गया है, देश के विपरीत। आप मैं इसको दिखा रहा हूँ, वहाँ से इसके नोट कर लीजिएगा। तो ये 5वां दोहा का यहाँ से है, यहाँ से नोट कर लेंगे जो भी मैंने पढ़ा दिया आपको। 1 2 3 4 आपने नोट कर लिया होगा। वीडियो रोक करके थोड़ा आप कंप्रोमाइज़ करें कि वीडियो जितना छोटा बनेगा हमको भी फ़ायदा होगा और आपको भी। लेकिन आप फेयर बनाएंगे तो पूरा वीडियो सुनेंगे, इसको आराम से लिखते जाएंगे, फिर आप किसी को पढ़ा देंगे चैप्टर, कभी भूलेंगे भी नहीं आप इसको। ये छठा का आपने जो पढ़ा इसका वो। चलिए 7वां पढ़ लेते हैं नोट से ही। हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सब कुछ लजात,
मतलब हिंदुस्तानी का नाम, हिंदुस्तानी लोग जो हैं हिंदुस्तान का भी नाम सुन के अब शर्मिंदा महसूस करते हैं, संकुचाने लगते हैं। फिर दूसरा ने भारतीय सब वस्तु ही सो हाय घिनात, भारत के वस्तु से हम लोग सब अब यहाँ के लोग घिनाते हैं। कहने का मतलब देखिए हम लोग क्या है, जैसे कोई इंडियन सामान है, चलिए मानता हूँ कि कोई स्वदेशी अपना प्रोडक्ट है, चैप्टर ही स्वदेशी है, अब मानते हैं कि चलिए स्वदेशी प्रोडक्ट कोई हमारे पास पतंजलि का साबुन है, डाबर का साबुन है, मतलब डाबर का कोई प्रोडक्ट है, बैद्यनाथ का मतलब कोई हमारे पास सामान है, ये सब स्वदेशी है। लेकिन हम लोग किसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं? हम लोग ज़्यादा नेस्ले कंपनी का जो भी है, जो भी विदेशी कंपनियां भारत में आई हैं उनका जो सामान है उसको हम लक्स हो गए, ये सब जो भारी भारी कंपनियां हैं विदेश की, उनका प्रोडक्ट हम लोग को अच्छा लगता है, हाई ब्रांड उसको मानते हैं। लेकिन वही कंपनी अगर भारत की होती है तो उसको हम लोग नीचा देखते हैं, घृणा देखते हैं, उससे घृणा लगता है, नहीं तो बेकार है, अपना देश का है। हम लोग किसको ज़्यादा मान्यता देते हैं? जो कंपनियाँ जो विदेश से आई हैं उनको बोलते हैं वाह ये अच्छा कंपनी है, विदेशी है, इसका सामान अच्छा है। और अपने देश के सामान को हम लोग क्या देखते हैं? घृणा देखते हैं। चलिए अब 8वां पढ़ते हैं। देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल, हाटन में देखूँ भरा बसे अंग्रेजी माल। कितनी गहराई में लिखे हैं। हाटन बोलते हैं बाज़ार को, देखूँ भरा, बाज़ार में देखे कि भरे भरे क्या मिल रहा है? अंग्रेजी माल। जब बाज़ार में गए कभी घनानंद तो देखने कि बाबा सब दुकान में भर भर के क्या रखा गया है? विदेशी प्रोडक्ट रखा गया है, कोई अपना स्वदेशी सामान यहाँ नहीं बेच रहा है। अब ये इसको आप लिख लेंगे, ठीक है ना। चलिए अब 9वां देखते हैं, सेकेंड लास्ट। देखिए हमने भी क्या बोल दिया, सेकेंड लास्ट जो अंग्रेजी है, तो हमें भी अंग्रेजी समा गई है। मातृभाषा हम लोग से कितनी दूर जा रही है, जिसको हम लोग को बदलना चाहिए। अब देखिए जो 9वां है जिसमें लिखा है जिनसो संभलत सकत नहीं, अब नेता लोग के बारे में, सकत नहीं तिनकी धोती ढीली ढाली, देश पर बंद करी हैंगे ये कैसी खाम ख्याली। हम लोग ख्याल सपना भी नहीं देखना चाहिए कि जिनसे अपने जिस नेता लोग से अपना ढीला ढाली धोती नहीं संभलता है वो लोग देश का खाक संभालेंगे, देश का सभ्यता संस्कृति क्या बचाएंगे। उनसे कोई हमें उम्मीद नहीं करना चाहिए कि हमारे देश की सभ्यता संस्कृति को बचाएंगे, स्वदेशी को अपना प्रोत्साहन करेंगे। वो लोग तो और विदेशी हो गए हैं। अंतिम और VVI सप्रसंग व्याख्या की दृष्टि से दासवृत्ति मतलब होता है कि हम किसी के गुलाम बन जाते हैं, किसी को चाहने लगते हैं। चाहू दसी चहू चरण बरन बढ़ाली, करद खुशमात झूठ प्रशंसा मनहु बने डफाली। बोलते हैं कि क्वेश्चन पूछता है जैसे कभी ने डफाली किसको कहा है? तो उन लोगों को कहा है, हम लोग जैसे हम लोग कुछ हैं भारत उत्तर भारत के लोग जो विदेशी सामान को अपने देश के सामने उसको बहुत अच्छा बताते हैं। एप्पल हो गया, उसको बहुत बड़ाई करते हैं कि एप्पल का फ़ोन ये है, ये खूबियाँ है, वो खूबियाँ है, बहुत सारा बखान। जितने विदेशी सामान हैं अंग्रेजी के बहुत महत्व देते हैं, अपनी देसी पहनावा को, देसी बोलचाल को हम उतना महत्व नहीं देते हैं। और किसका डफली बजाते हैं, किसके बारे में बजते रहते हैं, दिन भर बखान करते रहते हैं। इसी को हम लोग को झूठा बखान करने के कारण ही हम लोग जैसे आदमियों को प्रेमघन ने डफाली का नाम दिया है। तो इसको आप यहाँ से लिख लेंगे, ठीक है ना। अब चलते हैं प्रश्न अभ्यास में। कविता के शीर्षक का सार्थकता स्पष्ट कीजिए। VVI प्रश्न है, ये प्रश्न पूछे गए हैं। अब देखिए शीर्षक किसको बोलते हैं, इस चैप्टर का शीर्षक क्या है? इस चैप्टर का शीर्षक आपने देखा होगा स्वदेशी है। क्या है? स्वदेशी। अब आप बता सकते हैं इस चैप्टर का नाम स्वदेशी ही क्यों रखा गया है? तो अब देखिए इसमें विदेशी से तुलना कर करके याद दिलाया गया है शुरू से अंत तक कि स्वदेशी हमारा क्या है, क्या होना चाहिए और हम लोग कहाँ आ गए हैं। तो पूरा इर्द गिर्द जो कहानी घूम रही है, कविता घूम रही है किसके सामने? अपने स्वदेश की महत्व के सामने। इसीलिए इसका स्वदेशी शीर्षक जो है उचित है। तो इसको आप आंसर में ये लिखेंगे। मैं यहाँ से इसको रोकता हूँ। आप इसको थोड़ा शाम हो गया, थोड़ा वीडियो क्लीन नहीं हो पा रहा है, लेकिन इतना क्लीन है कि आप शायद पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से आप लिख लेंगे। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि कवि को भारत में भारतीयता क्यों दिखाई नहीं दे रहा है? तो अभी ने पढ़ा था ना, क्योंकि यहाँ के रहन सहन के लोग, बोलचाल, पहनावा सब क्या हो गया, सब विदेशी है। कोई नहीं पहचान में रहा है कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन ईसाई है, कोई पहचान में नहीं आ रहा है। तो इसी को आप लिख देंगे और यहाँ से आपने लिख लिया होगा। मैंने क्या बोला था कि मैं आपको ऑब्जेक्टिव नहीं रटने दूंगा, लेकिन आपको महसूस हो रहा होगा कि आपको तो सब्जेक्टिव भी हंसते खेलते याद हो जाता होगा। अब आपसे एग्जाम में कोई भी ऐसा प्रश्न पूछे और ऐसे न बने, ऐसा हो नहीं सकता। तीसरा प्रश्न देखेंगे, कवि समाज किस वर्ग की आलोचना करता है? तो सिर्फ याद रखिएगा उत्तर भारत वाले को। जो हम लोग उत्तर भारत के लोग हैं, बहुत हम लोग को अंग्रेजी भाती है। हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेगा, अंग्रेजी बोलेगा, सबको अंग्रेजी ही अच्छी लगती है, इसीलिए आलोचना की है प्रेमघन ने। चौथा प्रश्न का आप देख रहे हैं कि आंसर इसमें नहीं दिया गया है,
तो अब मैं इसलिए छोड़ा हूँ कि उस प्रश्न को जब पढ़ेंगे आप, मैं दिखा दूँ आपको। छोड़ दिया कि मेरे भाई मित्र जो देखें वीडियो, भाई बहन सब इसको कर सकते हैं, इसके लिए मैंने छोड़ दिया। कभी नगर बाजार अर्थव्यवस्था पर टिप्पणी क्या है? कभी जो नगर बाजार देखे तो क्या दिख रहा था? विदेशी सामान अर्थव्यवस्था पर क्या टिप्पणी करता है? यही किया ना कि जो बाजार माहौल है, यहाँ का हाट बाट है, सब में क्या है? विदेशी माल भाल पड़े हैं। अब आप ही बताइए, तो अर्थव्यवस्था किसका मजबूत होगा? अब स्वदेश का होगा कि दूसरे देश का होगा? दूसरे देश का होगा। अगर हम सामान बेचेंगे विदेश से, चाइना से, दूसरे देश से ला के खरीद के, तो चाइना का जो थी इकोनॉमिक्स बढ़ेगी, इकोनॉमिक बढ़ेगा, हमारा अर्थव्यवस्था तो नहीं बढ़ेगा। लेकिन वही सामान हम खरीदेंगे अपने देश की, डाबर की, पतंजलि की, वैद्यनाथ की, तो इसका जो पैसा जाएगा अपने देश में जाएगा, ना कि दूसरे देश में जाएगा। तो इसीलिए हमें अपने स्वदेशी कंपनियों का सम्मान करना चाहिए, उसको प्रोत्साहन करना चाहिए, उसके प्रोडक्ट को खरीदना चाहिए, ताकि वो कंपनियां निखरें, आगे बढ़ें और विदेशी कंपनियों की यहाँ से मतलब बढ़िया बिस्तर बन जाए और देश का पैसा देश में रहेगा। और आपको लगता है कि थोड़ा महंगा होता है तो होने दीजिए, 1-2 रुपये आपको महंगा देते हैं तो पैसा आपके देश में जाता है। इसी बात को पूरा जिसने सुना आपने, इसको लिख दीजिएगा। 5वां प्रश्न दिखाता हूँ। नेताओं के बारे में कभी क्या रहे? पढ़ा था ना आपने कि जिनकी धोती ढीली ढली है वो देश के खाक संवारेंगे। इसका आंसर ये रहा 5वें का, ठीक है ना। और चौथा, तीसरा तो वो करा दिया था मैंने। हाँ, 5वां का और है भी, थोड़ा यहाँ से लिख लीजिएगा, पेज ख़त्म है तो ये और दूसरे पेज पे लिखा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने लिख लिया होगा दोस्तों। अब आइए यहाँ पे देखिए, अगर आप नए हैं तो आप इतना ही हमारे लिए कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आप देखें या ना देखें आपकी मर्जी है, अच्छा लगता है तो आप ज़रूर देखेंगे, नहीं तो आप नहीं देखेंगे। चलिए 6ठा प्रश्न देखते हैं। कवि ने डफाली किससे कहा? भी प्रश्न है। उसी लोग के लिए कहा ना जिसका रीति रिवाज सब क्या है, विदेशी बन गया है, और किसकी महत्व देते हैं? विदेशी सामान की, ठीक है। इसी का कारण से अब देखिए, ऑब्जेक्टिव में बोला था जिसको कि मैं आपको रटने नहीं दूंगा, तो रटने नहीं दिया हूँ। सबका आंसर आप करते चलिए यहीं से, मैंने इसीलिए मैं टिक आउट नहीं किया हूँ। अरे भाई, इसको देखिए, पहला प्रश्न है कि प्रेमघन किसका, प्रेम थी दोस्त, पहला प्रश्न, स्वदेशी किस कवि की रचना है? ABCD, तो ऑप्शन डी हो जाएगा ना, प्रेमघन की है। प्रेमघन किसका उपनाम है? किसका नाम है? पहला ऑप्शन में सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय, कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कि बद्री नारायण चौधरी। तो बद्री नारायण चौधरी हमने पढ़ा था। प्रेमघन किस युग के कवि हैं? तो भारतेंदु युग के कवि हैं। किस युग के कवि हैं? तो भारतेंदु युग के कवि हैं। प्रदेश की विद्या पढ़ने से क्या परिणाम हुआ? कि सबकी बुद्धि भारतीय हो गई? नहीं, जब भारतीय विद्या, अपने देश की विद्या पढ़ते तब ना भारतीय हो जाती। सबकी बुद्धि विदेशी हो गई। ऑप्शन बी राइट है। 5वां प्रश्न है, प्रेमघन किससे अपना आदर्श मानते हैं? उन्हीं को जिस युग के कवि थे, भारतेंदु युग के कवि थे ना, तब भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। स्वदेशी शीर्षक पाठ में दोहों का संकलन किस पुस्तक से लिया गया है? मैं बताया था आपसे कि प्रेमघन सर्वस्व से, इसी को याद रखिएगा। हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये संकिचात लजाती यह पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? तो भारत माता से, कि जनतंत्र का जन्म से, कि स्वदेशी से? तो स्वदेशी से। कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई है? स्वदेश की विद्या, कि भारत माता की विद्या, कि जनतंत्र का विद्या, कि विदेशी विद्या? तो आप याद रखेंगे विदेशी विद्या। कौन सी विद्या? विदेशी विद्या। परदेशी विद्या पढ़ने से सबकी विधि परदेशी हो गई है या विदेशी हो गई है। 9वां प्रश्न है कि सबय विदेशी वस्तु नरगति लिखात, बीच में बोला कि भरिए, इसमें क्या भरेंगे आप? कछु न भारत। तो ये पहला पंक्ति से क्वेश्चन है। देखिए, सब लिख दिया है लिखात, ये बीच में ये लाइन छोड़ दिया है, भारतीयता पंक्ति छोड़ दिया है, कछु न आवत भारत दर्शात। तो अब सिर्फ भारतीयता भर दीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9 का भारतीयता हो जाएगा। राष्ट्रीयता नहीं होगा, भारतीयता होगा। कवि प्रेमघन को भारत में क्या दिखाई नहीं देता है? तो भारतीयता। क्या? भारतीयता दिखाई नहीं देता है, डी ऑप्शन हो जाएगा। प्रेमघन का जन्म कब हुआ था? तो 1855। मृत्यु कब हुई थी? तो 1922। इसको आप याद रखेंगे। इस तरह हमारा वीडियो समाप्त होता है। सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने भाई बंधुओं को इसमें जोड़िए जो लोग पढ़ते हैं। और आप कभी न अपने मित्रों से मिलते हैं तो उनके मोबाइल पर भी आप इसको सब्सक्राइब कर दिए, देखें या ना देखें, आपका फर्ज इतना ही बनता है कि आपने थोड़ा सा भी हमारा मेहनत से फ़ायदा किया। आपसे थोड़ा सा फ़ायदा मिला तो आप मेरे लिए इतना कीजिए कि सब्सक्राइबर थोड़ा बढ़ाइए, क्योंकि मतलब बहुत अभी नीचे हम लोग 1000 आदमी के पास जाना है, तो 100 से थोड़ा पार किए हैं, 100 तक लग चुका है। हम लोग 10 सेंचुरी लगाना है, तो इसमें आपका बहुत, आप ही को सब कुछ करना है। तो थैंक यू, मिलते हैं, लव यू सो मच अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप जम के पढ़िए क्योंकि समय कम हो, हम लोग दिन पर दिन कम हो रहा है।
अपने पूरी ताकत को झोंक दीजिए, ठीक है, और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिए और अपने गांव का नाम, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, लव यू सो मच।